वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है मनीष मोहन श्रीवास्तव और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स की पूरी एनसीईआरटी। हम 9 से 12 क्लास तक की पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। आपको पता है कि प्री और मेंस में इकोनॉमिक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खासकर अगर यूपी पीसीएस की बात की जाए तो आपने मेंस का पेपर देखा होगा। उसमें गरीबी, बेरोजगारी से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। अगर आपने इस बार का भी मेंस का पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पेपर जो 3 था वो पूरी तरीके से गरीबी और बेरोजगारी के थीम पे बेस था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम एक 9 क्लास की एनसीईआरटी। तो देखिए, एनसीईआरटी का जो 9 क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है वो है एक पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स के विभिन्न सिद्धांतों यानी इकोनॉमिक्स की थियरीज और अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्या होता है, ठीक है, उत्पादन के कारक क्या होते हैं और उत्पादन के कारकों में सुधार कैसे हो सकता है, इन सारे मुद्दों पे इस चैप्टर में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो हम बारी बारी से देखते हैं कि चैप्टर 1 पालमपुर में किस बात का उल्लेख है। तो देखिए, सबसे पहला कि ये पालमपुर है उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अर्थव्यवस्था क्या है, संसाधनों का प्रबंधन ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं की बात की जाए तो एग्रीकल्चर होता है। सेकेंडरी क्षेत्र की क्रियाओं की बात की जाए तो विनिर्माण यानी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं। और तृतीय क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर की बात की जाए तो उसमें सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। आप परेशान मत हो कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या है। अभी इस चैप्टर में पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि पालमपुर में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसके बारे में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियां पालमपुर में चल रही हैं, जिसमें से पालमपुर में क्या है, खेती जो है वो मुख्य क्रिया है। आर्थिक गतिविधियां होती हैं, आप भी अपने आसपास देखते होंगे। अगर आप शहर से हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि उद्योग इकाइयाँ हैं, है ना, यातायात के साधन सारे विकसित हैं। तो ये सब क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। उसी तरीके से जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो देखेंगे उनके यहाँ कृषि जो होता है वो मुख्य आर्थिक क्रिया होती है। तो ठीक उसी तरीके से पालमपुर गांव के माध्यम से हम समझेंगे इस उदाहरण को। ठीक है, तो पालमपुर में क्या है, पालमपुर एक ग्रामीण इलाका है जहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो खेती है वो मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की। जैसे मैंने कहा था कि हम चर्चा करेंगे इस पे। तो क्या कह रहा है ये स्लाइड, ये कह रहा है कि पालमपुर में जो खेती है वो मुख्य क्रिया है जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित आर्थिक क्रिया है। तो देखिए, अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था की तो अर्थव्यवस्था में के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनको 3 पार्ट में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाएं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे इसको अगर हम बात कर ले, एक होती है प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरी होती है द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, इसे कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अब इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं।
सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से तीसरी होती है टर्शरी सेक्टर, यानी टर्शरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं, तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। अब क्या होता है ये, तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र होता है ना, इसमें आप जो उत्पाद के रूप में जो है प्राकृतिक संसाधनों को ही प्राप्त करते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था क्या है, पूरी तरीके से किसी उत्पाद को प्राप्त करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, अर्थव्यवस्था क्या है, संसाधनों का प्रबंधन है। तो प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसी आर्थिक क्रियाएं जिसमें उत्पाद के रूप में आप क्या प्राप्त करते हो, प्राकृतिक संसाधन, जैसे एग्रीकल्चर यानी कृषि, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कृषि। अब देखो कृषि में आप जो है वो क्या प्राप्त करते हो उत्पाद के रूप में, आप खाद्यान्न प्राप्त करते हो, है ना, आप विभिन्न तरीके के दलहन प्राप्त करते हो, है, आप तिलहन प्राप्त करते हो, ठीक है। उसी तरीके से जो भी है खाने की वस्तुएं हैं या फिर किसी भी तरीके से व्यापारिक इस्तेमाल में आने वाली वस्तुएं हैं, फॉर एग्जांपल आप कपास की खेती करते हैं, तो दरअसल जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात उसका निर्माण हम नहीं कर सकते, वो रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, ठीक है। वानिकी आ जाएगा, यानी कि फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री है। इसी तरीके से जो जलीय क्रियाएं होती हैं, जलीय क्रियाएं जैसे फिशरीज, है ना, फिशरीज यानी मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, ठीक है। उसी तरीके से जो खनन है, माइनिंग, माइनिंग, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक उत्पाद ही आपको, प्राकृतिक संसाधन ही आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। सॉरी। अब देखते हैं अपना सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करता है, ठीक है, रॉ मटेरियल, यानी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, एज ए रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करता है और उसमें वैल्यू एडिशन करके कोई नया उत्पाद बना देता है। उदाहरण के तौर पे मान लिया प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि की क्रिया द्वारा आपने कपास उगाया, अब ये कपास कहाँ गया, उद्योगों में गया, उस कपास से क्या बन गया, कपड़ा बन गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, कपास में वैल्यू एडिशन हुआ और उससे कपड़ा बन गया, यानी कि टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में कपास किस में कन्वर्ट हो गया, क्लॉथ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर ने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट था उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया और उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है। तो इस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर को क्या है, वो औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सारी इंडस्ट्रियां इसी के अंतर्गत आती हैं, ऐसी इंडस्ट्रियां जो वस्तुओं का निर्माण करती है, ठीक है। इंडस्ट्रियां कई सारी हैं, सर्विस इंडस्ट्री भी है और गुड्स इंडस्ट्री भी है। तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, गुड्स इंडस्ट्री आती है। क्यों, क्योंकि इसमें आप ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनको हम छू के देख सकते हैं, यानी टेंजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट्स होंगे इसमें, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, है ना, यानी कि दृश्य जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र क्या हो गया, यानी प्राइमरी क्षेत्र के उत्पादों को इसने इस्तेमाल किया और उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे गन्ना आप प्रोड्यूस करते हैं, खेती से गन्ना क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और उस गन्ने से गुड़ बन जाना, ये क्या है, ये द्वितीय क्षेत्र की क्रिया है, ठीक है। इसी तरीके से माइनिंग करते हैं, आपने लोहा निकाला, है ना, आयरन ओर से, अब उस आयरन से आपने
कोई मेटल का ऑब्जेक्ट बना दिया, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, फॉर एग्जांपल आपने आयरन की रॉड बना दी, तो अब वो क्या हो गया, अब वो उस आयरन में क्या हुआ, वैल्यू एडिशन होके वो आयरन किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन रॉड में, है ना, या आयरन के किसी ऑब्जेक्ट में। तो इस तरीके से आयरन में क्या हो गया, वैल्यू एडिशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आएंगी, द्वितीयक क्षेत्र। और क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं जो है औद्योगिक प्रक्रियाएं हैं, इसलिए इसके उद्योग भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो इनमें ऐसी सेवाओं का निर्माण किए करते हैं जो इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः सेवाएं आती हैं, इसीलिए इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। अब ये सेवाएं क्या होती है भाई, ठीक है, जिस चीज को हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, जो इंटेंजिबल होती है। ठीक है, जो इंटेंजिबल है वही क्या है, सर्विस है। जैसे परिवहन है, आप एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते हैं, आप वो यात्रा बस के माध्यम से करते हैं, तो बस जो है उसका निर्माण जो है वो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा हुआ, यानी सेकेंडरी सेक्टर द्वारा हुआ। तो वो प्रोडक्ट तो सेकेंडरी सेक्टर का है, पर वो बस क्या कर रहा है, एक परिवहन सिस्टम, एक परिवहन व्यवस्था यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण कर रहा है। आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं, पर आप इस पूरी यात्रा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया अपना सर्विस, वो किस में आ गया, टर्सरी सेक्टर में आ गया। इसी तरीके से आप इंटरनेट है, इंटरनेट को आप छू सकते हैं नहीं, आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप छू सकते हैं नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बैंकिंग प्रणाली है, आप अपने मोबाइल से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, सब कुछ डिजिटली करते हैं, तो क्या आप उसको महसूस कर सकते हैं कि भाई बैंकिंग प्रणाली को छू लेना, नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सर्विस सेक्टर में आती हैं। ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंटरनेट सर्विस है ना, आईटी इंडस्ट्री है, यानी सूचना और प्रौद्योगिकी जो उद्योग है तो सब इंडस्ट्री, पर क्या ये गुड्स का निर्माण कर रही है, वस्तुओं का निर्माण कर रही है, नहीं, ये सेवाओं का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, जैसे बैंकिंग सेवा, हम क्या कहते हैं, ये बैंकिंग सेवा का लाभ लीजिए, है ना। हम क्या कहते हैं कि परिवहन सेवा का लाभ लीजिए, क्यों, क्योंकि ये सेवाओं का निर्माण कर रही हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या कर रहा था, वस्तुओं का निर्माण, और ये क्या कर रही है, सेवाओं का निर्माण। तो सेवाओं का निर्माण करने के कारण टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये तीनों क्षेत्र समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अब आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं होंगी। तो देखिए, तो अब ये पालमपुर में बोला है, ये पालमपुर में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इन सब के बारे में पहले एक ओवरव्यू दिया गया है। तो कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, खेती होती है, और खेती क्या है, मुख्य क्रिया है। जैसे शहरों में देखिए, हमारे जितने भी बड़े बड़े शहर डेवलप हो रहे हैं, उनमें खेती मुख्य क्रिया होती है, नहीं। तो खेती मुख्य क्रिया कहाँ हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्र में हो सकती है। ठीक है, तो पालमपुर भी उसी का एग्जाम्पल है कि यहाँ जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें मुख्य गतिविधि कौन सी है, खेती है। उसके बाद क्या कह रहा है ये कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र की क्रिया के रूप में लघु वस्त्र विनिर्माण। देखिए, अब सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर इस गांव में एग्जिस्ट तो करता है, पर वो प्राइमरी नहीं है, यानी वो मुख्य नहीं है। ठीक है, तो लघु अस्त्रीय विनिर्माण, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो सकती है, वही कि गुड़ बना देना, गन्ने से गुड़ बना देना, कपास से सूत काट लेना, है ना। तो ये छोटी मोटी विनिर्माण जो एक्टिविटियां हैं वो होती हैं। और इसी तरीके से क्या है, देखिए, डेयरी, परिवहन, ये सब क्या है, टर्सरी सेक्टर की है कि भाई प्राइमरी सेक्टर से आपने दूध प्राप्त किया, अब उसका सप्लाई हो रहा है ना, तो वो डेयरी इंडस्ट्री पूरी क्या हो गई, वो भी एग्जिस्ट करती है। तो आप ये समझ पाएँ यहाँ से कि जो पालमपुर गांव है उसमें मुख्य रूप से जो क्रिया होती है अर्थव्यवस्था की, उसमें क्या है, एग्रीकल्चर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो क्रियाएं हैं, डेयरी और बाकी जो परिवहन सेवाएं हैं, वो इतनी इम्पॉर्टेंट वहाँ नहीं है, यानी कि उनमें उनकी मात्रा उस स्तर पे नहीं है जिस स्तर पे खेती की जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पालमपुर की ये आर्थिक गतिविधियों के बारे में पूरी तरीके से पता चल गया कि पालमपुर की अर्थव्यवस्था कैसी है और अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की प्रमुखता है और कौन से क्षेत्र जो है वो गौण रूप में शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, ये है पालमपुर का परिचय। अभी हमने पालमपुर की आर्थिक क्रियाओं का परिचय लिया, अब ये पालमपुर गांव का परिचय है। तो पालमपुर गांव में देखिए क्या कह रहा है ये, कि पालमपुर जो गांव है उसमें हर मौसम में चलने वाली सड़क है, यानी क्या है, ऑल वेदर रोड्स। ठीक है ना, पालमपुर आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे ऑल वेदर रोड के माध्यम से कनेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पालमपुर का जो विकास है वो अभी ठीक ठाक मात्रा में है, वहाँ पे जो विकास की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, तो विकास की सुविधाओं में कौन सी सुविधा की पहले हम बात कर रहा है, सड़क की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ कह रहा है कि जो सामाजिक समीकरण है गांव का, यानी कि जो सोशल कंपोजिशन है, उसमें क्या कह रहा है कि देखिए कुल कितने परिवार रहते हैं, 450 परिवार। और गांव की जो अधिकतर संपत्ति है ना, जो विलेज वेल्थ है, वो ओन बाई, जो मोस्ट ऑफ द जो वेल्थ है विलेज की, वो जो है अपर क्लास के पास है, उच्च वर्ग के पास है, जिनके पास क्या है, पक्के मकान है। ठीक है, परमानेंट हाउसेज हैं। और जो गांव की 1/3 आबादी है, 1/3 जो पॉपुलेशन है विलेज की, ठीक है, वो क्या है, उसके पास मिट्टी और फूस के मकान है, और उसमें मेजॉरिटी किसकी है, दलित वर्ग की है। ठीक है, तो देखिए इससे आपको क्या समझ आता है, इससे ये समझ आता है जो पालमपुर की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, वो पूरी तरीके से समांगी नहीं है। अर्थात पालमपुर की जो अर्थव्यवस्था है उसमें संसाधनों का वितरण जो है वो उचित रूप से नहीं हुआ है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के बारे में हमने पहले ही कहा कि संसाधनों का प्रबंधन है। तो संसाधनों के प्रबंधन में ये भी आता है कि जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ना कि किसी के पास बहुत ज़्यादा है और ना कि किसी के पास बहुत कम है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है जिसमें जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी समान रूप से वितरण हो। तो अगर इस लिहाज से देखें तो यहाँ पे इसलिए ये चीज़ दी गई है कि भाई पहले पालमपुर जो है उसकी विकास तो थोड़ी हुई है, पर क्या वो विकास समांगी है, क्या वो विकास समतामूलक है, क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, नहीं। ठीक है, कैसे मालूम चल रहा है कि देखिए ज़्यादातर तो जो प्रॉपर्टी है गांव की वो अपर क्लास के पास है, और जो कि 1/3 क्या है, वो दलित वर्ग है, यानी कि जो 1/3 है वो दलित सोसाइटी है। पर दलित सोसाइटी के पास जो है मकान जो है ना तो परमानेंट है मेजॉरिटी के पास, और ना ही उनके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आया ये क्यों दिया गया था, कि अर्थव्यवस्था के फीचर में ये भी आता है कि जो संसाधनों का वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब देखिए फिर वही बात कर रहा है कि अधिकांश घरों में बिजली है, यानी सुविधाएं पहुंच गई हैं, सिंचाई के साधन है। अभी आपको ये सब समझ में आएगा कि इनका उल्लेख क्यों किया गया है, क्यों, क्योंकि आगे सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो भी आप बस समझते जाइए कि पालमपुर गांव में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक विकास के साधन उपलब्ध हैं। पहले यही बता रहा है कि भाई पालमपुर जो है वो गांव ठीक ठाक से विकसित है, मतलब वहाँ पे सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास का मतलब क्या है कि भाई वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ ठीक से हो रही हैं, है ना। और सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है कि भाई जो सोशल पैरामीटर्स हैं, है ना, जो हमारे सोशल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ, अगर ये भी ठीक से डेवलप है तो हम कहते हैं कि वहाँ पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। तो यहाँ पे देखें, वहाँ पे दिखाया कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो चल रही थी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय। क्यों प्राथमिक विद्यालय है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है हमारा वो क्या है, राइट टू फंडामेंटल राइट है, यानी राइट टू एजुकेशन क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ये आपने पढ़ा होगा, ये आपका टास्क है कि जाके रिवाइज करिएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से प्राइमरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। आपका टास्क है, आप जाइएगा और आज देखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी, यानी कि हेल्थ सेंटर भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, देखो हाई स्कूल भी है, और गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी PHC। आप जानते होंगे जो स्वास्थ्य
जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और उसके ऊपर क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं। तो आप भी हेल्थ में जाके अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, यानी कहने का मतलब है कि एजुकेशनल और जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक बना हुआ है गांव में, यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास गांव का हुआ है, पर वो विकास क्या है, समांगी नहीं है, यानी समतामूलक नहीं है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है गांव में, देखिए उत्पादन गतिविधियां, प्रोडक्शन, यानी उत्पादन क्या होता है कि ऐसी कोई गतिविधि जिसमें हम किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उत्पादन कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ लिया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इन तीनों क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, वस्तु और सेवाओं का ही तो उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन क्या है, उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो देखिए, गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है, यानी जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और नॉन एग्रीकल्चर यानी गैर कृषि क्रियाएं जो है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर में देखिए क्या क्या होता है, लघु विनिर्माण यानी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन ट्रांसपोर्ट, दुकानदारी यानी शॉपकीपर्स हैं, तो वो क्या करते होंगे, वस्तुओं का कहीं से खरीदते होंगे, है ना, और उसको बेचते होंगे, ठीक है। तो ये होती है दुकानदारी। मतलब जो हमारा पालमपुर गांव है वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। आर्थिक गतिविधियों को यहाँ पे किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कृषि और गैर कृषि में, यानी कृषि गतिविधि भी होती है और गैर कृषि गतिविधि भी पालमपुर में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हमने आपको पहले बताया कि उत्पादन, यहाँ देखिए उत्पादन के कारक होते हैं, तो पहले हम समझते हैं उत्पादन क्या है। तो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि उत्पादन एक प्रक्रिया है जिसमें ऐसी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी हमें आवश्यकता है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी नीड, ठीक है। तो वही है, जैसे वस्तुओं का निर्माण प्राइमरी सेक्टर भी करता है और सेकेंडरी सेक्टर भी करता है। प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करता है, और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको वैल्यू ऐड करता है और क्या करता है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और तीसरा क्या है, सर्विस सेक्टर। तो यानी ये तीनों क्षेत्र क्या कर रहे हैं, वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण कर रहे हैं। कैसी सेवा, जिनकी हमको आवश्यकता है। अब अच्छा एक बात बताओ आप, अगर ऐसी कोई वस्तु या सेवा जिसकी हमको आवश्यकता नहीं है तो क्या उसका उत्पादन किसी अर्थव्यवस्था में होगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो किस पे चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है संसाधनों का उचित प्रबंधन। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है उसका निर्माण हम क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था जो होती है वो लाभ पे ऊपर निर्भर करती है। तो हम वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण क्यों करते हैं? ताकि हम उसे बेचें और कुछ आय अर्जित करें। तो ऐसी सेवा जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है उसका निर्माण यहाँ क्यों किया जाएगा? ठीक है। तो ऐसे आप उदाहरण कहीं सारे देख लीजिए, किसी देश में कोई सेवा या वस्तु का निर्माण नहीं होता है, किसी देश में होता है। तो जिस देश में जिस वस्तु या सेवा की आवश्यकता नहीं होगी वहाँ उसका निर्माण नहीं होगा। तो हमें उत्पादन की डेफिनेशन समझ आई कि प्रोडक्शन क्या है, गुड्स एंड सर्विस का जो को प्रोड्यूस करना जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है। अब देखिए, जो उत्पादन है वो मेनली 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो प्रोडक्शन है, यानी अगर हमें किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना है तो हमें मेनली 4 चीज़ें चाहिए। मुख्य रूप से 4 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं? तो पहला है, देखिए, भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा क्या है? लेबर यानी श्रम। ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है? फिजिकल कैपिटल। तीसरा क्या है? फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी। और चौथा क्या है? ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। अब भाई ये होता क्या है? चलिए इसको हम बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस। तो देखिए, अगर आपको प्रोडक्शन करना है, मतलब किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? भूमि। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मान लिया किसी खाद्यान्न का उत्पादन करना है, जैसे आपको धान उगाना है या आपको गेहूं उगाना है, तो आप ये कहाँ उगाएंगे?
आपको धान या गेहूं उगाने के लिए किसी न किसी भूमि की तो आवश्यकता पड़ेगी, यानी किसी नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे मान लिया कृषि गतिविधि है, यानी उसमें भी अगर हम खेती कर रहे हैं तो भूमि की आवश्यकता है। पर सोचिए अगर हम मत्स्य पालन कर रहे हैं तो हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की, यानी कि जो भी हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है हम उसका इस्तेमाल, जो हमारा वाटर इकोसिस्टम है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें मछली पालना है तो मछली कहाँ पालेंगे? या तो हम नदियों का इस्तेमाल करेंगे, या तो हम तालाबों का इस्तेमाल करेंगे, या हम समुद्र का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लिया हमें लकड़ी का उत्पादन करना है तो हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए? वन चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें खनिज का उत्पादन करना है तो खनिज भी क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, तो उत्पादन का जो सबसे पहला फैक्टर है वो क्या है? आपका लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, यानी भूमि एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन। तो आई होप आपको ये फैक्टर समझ आ गया होगा कि क्यों भूमि की आवश्यकता होती है। आप औद्योगिक क्रिया भी करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे? कहीं ना कहीं किसी भूमि पे ही तो लगाएंगे, है ना। सर्विस सेक्टर में भाई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो ऑफिसेस कहाँ बनेंगे? उसके लिए भी लैंड की जरूरत पड़ेगी। तो जो प्रोडक्शन का पहला फैक्टर है वो क्या हो गया? लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। अब दूसरा फैक्टर क्या है? देखिए श्रम। क्या है? श्रम। तो देखिए लेबर क्या है भाई? उत्पादन के लिए आपको वर्क फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो वर्क क्या है? श्रम। उसी को क्या कहते हैं? लेबर। यानी कि खेती है तो खेती करने के लिए आपको मानव श्रम की आवश्यकता पड़ेगी ही, लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। अपने आप तो खेती होगी नहीं, है ना। अगर आप मशीन से भी खेती करते हैं तो भी तो मशीन चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, है कि नहीं है? बात सही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि दूसरा फैक्टर क्या होता है प्रोडक्शन का? श्रम। चाहे वो कृषि गतिविधि हो, भाई कृषि गतिविधि है तो वहाँ भी आप किसान देखिए वो क्या करता है? श्रम ही तो कर रहा है वहाँ पे, वो श्रमिक है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसके श्रम के द्वारा, किसानों के श्रम के द्वारा जो हमारा है उत्पादन हो रहा है। उसी तरीके से अगर आप उद्योग में चले जाइए तो वहाँ पे मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, वहाँ भी होते हैं, वो औद्योगिक श्रमिक कहते हैं उनको, जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में दिन रात मेहनत करके उत्पादन को बढ़ाते हैं। अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो देखिए वहाँ पे क्या है? जैसे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को लीजिए तो वहाँ पे क्या होते हैं? हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, तो वो भी तो लेबर हैं, पर उनमें गुणात्मक अंतर हो सकता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, पर हैं क्या? सभी लेबर्स हैं, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं? श्रम कर रहे हैं। तो बिना श्रम के भी उत्पादन संभव नहीं है। अपने आप कोई खेत नहीं उग सकता। बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या आता है अगला? भौतिक पूंजी, यानी फिजिकल कैपिटल। तो देखिए कैपिटल क्या है? कैपिटल जो है एक एसेट है, जैसे आपका मनी हो गया, मशीन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, जो यूज़ किया जाता है इनकम को प्रोड्यूस करने में या कोई गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो कैपिटल क्या है? बेसिकली कैपिटल क्या है? एसेट है। ठीक है, एसेट है जिसका यूज़ क्या करते हैं। ये एसेट कैसा हो सकता है? ये भाई मनी भी हो सकता है। जैसे आप देखिए अगर आप बैंकों में पैसा अपना जमा करते हैं तो दो टर्म यूज़ होता है, एक होता है आपका एसेट और दूसरी होती है लायबिलिटी। तो जैसे आपने जो पैसा जमा किया है बैंक के अंदर वो क्या है? आपका एसेट है। तो एसेट क्या होता है? मनी, है ना। आपकी कोई भूमि है, लैंड, वो भी आपका एसेट है। कोई बिल्डिंग आपने बना दी, वो भी एसेट है। तो एसेट क्या है? जिससे किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन हो, निर्माण हो, या आपकी आय में वृद्धि हो, यानी आय अर्जन हो। तो ऐसा कोई भी चीज़ है जो ये प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है तो क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। ठीक है, तो एसेट में क्या आ जाएगा? भाई बिल्डिंग है, कैसे एसेट है बिल्डिंग? आपने बिल्डिंग है किसी को किराए पे दे दी, तो उस बिल्डिंग से क्या आप कर रहे हैं? आय कर रहे हैं। कैसे, किस फॉर्म में कर रहे हैं? रेंट के फॉर्म में कर रहे हैं। आपको हर महीने किराया मिल रहा है। उसी तरीके से जो धन है वो तो एसेट है ही, आप उससे कोई भी चीज़ क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लैंड क्या है? आपने लैंड किसी को किराए पे दे दिया खेती करने के लिए। जैसे आप जब आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बड़े जमींदार होते हैं उनकी भूमि पे कई सारे भूमिहीन कृषक काम करते हैं, और वो कृषक उसके बदले क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं और अपनी मजूरी प्राप्त करते हैं। तो वहाँ भी क्या हो गया? लैंड क्या हो गया? एसेट हो गया। क्यों? क्योंकि उससे भी क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है, यानी कि आय का अर्जन हो रहा है। ठीक है, तो भौतिक पूंजी क्या है?
फिजिकल कैपिटल यानी ऐसा एसेट जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? फिजिकल कैपिटल। ठीक, अब देखिए फिजिकल कैपिटल को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका अस्थाई पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा है क्या आपका कार्यशील पूंजी यानी वर्किंग कैपिटल। अब भाई ये दोनों क्या होते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये स्लाइड में देख लिया आपने कि भाई टेंजिबल यानी कि विजिबल एसेट्स हैं। फिजिकल कैपिटल क्या है? टेंजिबल एसेट यानी विजिबल एसेट्स यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, मशीन, उपकरण, भवन और कंप्यूटर का जो निर्माण करते हैं वो क्या है? फिजिकल कैपिटल है। अब फिजिकल कैपिटल को फर्दर डिवाइड किया गया है किसमें? अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी में। ठीक है, तो देखिए फिक्स्ड कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट्स। ठीक है, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। यहाँ पे एक टर्म फिक्स कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय। अब देखिए मान लिया आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई उत्पादन की गतिविधि कर रहे हैं। उदाहरण लेते हैं कृषि का। मान लिया आप खेती कर रहे हैं, तो आपको खेती करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? खेत की जुताई करनी होगी। तो आप क्या खरीदेंगे? हल। क्या खरीदेंगे? हल खरीदेंगे। ठीक है, आप क्या खरीद सकते हैं? आप ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? फिक्स कैपिटल है। क्यों? क्योंकि वो आपके उत्पादन में सहायक है और वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, लॉन्ग लास्टिंग है। यानी कि वो तुरंत निर्माण की प्रक्रिया में या उत्पादन की प्रक्रिया में समाप्त नहीं हो रहा है। जैसे आपने हल लिया, अब क्या हल एक ही बार की जुताई में खत्म हो जाएगा या ट्रैक्टर एक ही बार की जुताई में खत्म हो जाएगा? नहीं, आपने एक बार ट्रैक्टर लिया तो आप उसको लंबे समय तक चलाएंगे, 10 साल, 15 साल या 20 साल, जब जैसा आप मेंटेन करें। तो ट्रैक्टर यहाँ पे क्या हो गया? फिक्स कैपिटल, अस्थाई। देखिए नाम से ही हिंदी में क्या है? अस्थाई। अस्थाई मतलब जो लंबे समय तक रहने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको फिक्स कैपिटल समझ आ गया कि जैसे बिल्डिंग है, आपने कोई भवन बनाया। अब भवन ऐसा तो नहीं है कि एक बार वहाँ प्रोडक्शन हुआ, कोई उद्योग स्थापित हुआ तो अगले साल भवन खराब हो जाएगा या गिर जाएगा। नहीं, भवन आपका लंबे समय तक चलने वाला एसेट है। भाई आपको लंबे समय तक किराया देगा, तो वो क्या हो गया? फिक्स्ड कैपिटल हो गया, फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी। तो ऐसी पूंजी जो उत्पादन की प्रक्रिया में ही समाप्त हो जाए, जो इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वो क्या होती है? कंज्यूम हो जाती है। तो ऐसा जो कैपिटल है वो क्या है? वर्किंग कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री है यानी वो कपड़े बना रही है, तो मान लिया एक दिन में 10 कपड़े बनाने के लिए उसे 20 किलो कॉटन चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही 10 केजी आपके यहाँ 10 कपड़े बने तो वो 20 किलो कॉटन क्या हो गया? इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए धागा बनाना या कपड़े बनाने हैं आपको, तो आपने क्या किया? जो कपास लिया था वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया। फिक्स कैपिटल में क्या कंज्यूम हो रही थी? क्या बिल्डिंग, मशीनरी या आपका ये जो इक्विपमेंट थे, क्या ये कंज्यूम हो रहे थे? क्या ये खर्च हो रहे थे? नहीं। हाँ, इनमें थोड़ा वियर एंड टियर होगा पर ये लंबे समय तक चल रहे थे। पर यहाँ पे क्या है वर्किंग कैपिटल में कि ऐसी पूंजी जो निर्माण की प्रक्रिया या उत्पादन की प्रक्रिया में पूर्णतः क्या होती है? समाप्त हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, या जिसका पूरी तरीके से उपयोग कर लिया जाता है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया कॉटन का कि भाई कॉटन जो है वो प्राइमरी सेक्टर ने उसका उत्पादन किया। अब आप जब उससे कपड़े बना रहे हैं तो भाई पूरा का पूरा कॉटन क्या हो गया? यूज हो गया। अब वो कैपिटल कैसे है? क्योंकि उसके माध्यम से आप किसका निर्माण कर रहे हैं? किसी वस्तु का, यानी कि कपड़े का निर्माण कर रहे हैं। तो वो कैपिटल तो हो गया, पर कैसा कैपिटल हुआ? वर्किंग कैपिटल हुआ, यानी कार्यशील पूंजी हुआ। क्यों? क्योंकि उत्पादन के दौरान कॉटन का पूरा इस्तेमाल हो गया। तो आई होप आपको फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में अंतर आसानी से समझ आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली। अब देखिए जो हमने 3 फैक्टर देखे थे, लैंड यानी कि भूमि, लेबर यानी कि श्रम, और तीसरा था फिजिकल कैपिटल यानी कि भौतिक पूंजी। अब जो उत्पादन का चौथा फैक्टर है, चौथा कारक है, वो है आपका ह्यूमन कैपिटल। अब देखिए समझते हैं कैसे। एक उदाहरण समझते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपको एक बनाना है
कोई वस्तु, कोई औद्योगिक वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए आपको बनाना है एक बस। क्या बनाना है? एक बस बनानी है, ठीक है। ये क्या है? बस है, ठीक है। यानी ये उत्पादन तो हो रहा है, प्रोडक्शन करना है। किसका प्रोडक्शन करना है हमको? बस का करना है। अब बस के प्रोडक्शन के लिए हमें पहले क्या चाहिए? लैंड चाहिए, यानी भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि, ठीक है। क्यों भैया? बस के लिए आप फैक्ट्री लगाओगे, फैक्ट्री कहाँ लगाओगे? किसी लैंड पे ही, किसी भूमि पे तो लगाओगे। ऐसा तो नहीं कि हवा में लगा दोगे फैक्ट्री, तो भूमि चाहिए, तो हमने लैंड ले लिया। अब दूसरा क्या था? श्रम, यानी कि लेबर। अब फैक्ट्री में काम कौन करेगा? मजदूर कहाँ से आएंगे? लेबर आ गया, ठीक है। तीसरा क्या था? फिजिकल कैपिटल, यानी भौतिक पूंजी, ठीक है। भौतिक पूंजी। भाई भौतिक पूंजी की क्या जरूरत है यहाँ पे? देखो, अब आपको बस के प्रोडक्शन के लिए मशीनरी खरीदनी है, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट करना है, तो पैसा तो चाहिए ना। मशीन आएंगी, रोबोट्स आएंगे, तो वो सब क्या हो गए? आपके फिजिकल कैपिटल हो गए। तो 3 तो हो गए। अच्छा एक बात बताओ कि क्या इन 3 के आने से ही क्या उत्पादन हो जाएगा? नहीं होगा। अगर इन 3 के आने से ही उत्पादन होता तो बताओ पूरे विश्व में विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में जितनी भी जो हमारे अर्थव्यवस्था हैं उनमें इतना अंतर क्यों होता? क्यों अमेरिका इतना विकसित है? क्यों यूरोप के देश जो हैं, पश्चिमी यूरोप इतना विकसित है? क्यों कनाडा विकसित है? क्यों अफ्रीकी देश इतने विकसित नहीं है? उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि अफ्रीका के पास भी तो ये तीनों है, मान लिया, लैंड है, लेबर है और फिजिकल कैपिटल। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं अफ्रीका में, सभी तो गरीब नहीं होंगे, वहाँ भी कुछ तो अमीर होंगे ही। तो इन 3 के होने के बावजूद भी अफ्रीका का प्रोडक्शन इतना वास्ट लेवल पे क्यों नहीं है? इतने वृहद पैमाने पर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन को पूरा करने के लिए चौथी चीज चाहिए होती है वो सभी देशों के पास नहीं है। क्या है? ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी। अब मानव पूंजी कैसे है भाई? ये समझते हैं। मानव पूंजी कैसे है? मानव तो हम सब समझ रहे हैं, मनुष्य। अब मनुष्य को पूंजी क्यों कहा गया? मानव को पूंजी क्यों कहा गया? तो देखो, एक साधारण व्यक्ति, जैसे मान लिया मैं हूं, मैं पैदा हुआ, अगर मेरी शिक्षा या मुझे अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिला होता या अच्छा स्किल नहीं होता, अगर मैं मान लिया पढ़ा नहीं होता, तो क्या मैं आपको पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने पहले खुद पढ़ा हुआ है, मैंने एग्जाम्स दिए हैं, एग्जाम्स निकाले हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन है, अगर वो सिर्फ एक साधारण मानव है तो वो उसको हम क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। पर जब ये मानव अच्छी शिक्षा से, अच्छे स्वास्थ्य से और अच्छे कौशल से युक्त हो जाता है तो वो क्या करता है? उद्यम करता है। उद्यम का मतलब वो कोई भी निर्माण की प्रक्रिया को स्थापित करता है। वो क्या करता है? वो नवाचार करता है, इनोवेशन करता है। तो उससे क्या होता है? वो जो पहले साधारण मनुष्य था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल। क्या? क्योंकि पूंजी का हमने पहले क्या एसेट क्या था? एसेट क्या था? जिससे किसी वस्तु या सेवा का निर्माण हो या जिससे किसी आय में वृद्धि हो, ठीक है। तो वही क्या था? एसेट था। वही क्या था? कैपिटल था। तो मानव कैपिटल कब बना? जब मानव ने अच्छी शिक्षा ग्रहण की, जब मानव का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, यानी हेल्थ केयर उसको अच्छा मिला, और जब मानव ने अपने आप को स्किल्ड कर दिया, यानी कौशल से युक्त कर लिया, तो मानव किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल में, ह्यूमन कैपिटल बन गया। यानी अब वो उत्पादन की प्रक्रिया में क्या हो गया? भागीदार हो गया। क्या देखो, इसलिए क्या कहते हैं कि अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं, क्या वो उत्पादन की प्रक्रिया में उस हिसाब से यहाँ मानव पूंजी में फिट होते हैं? नहीं। वो श्रम में तो फिट हो जाएंगे पर मानव पूंजी में फिट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मानव पूंजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उद्यम करना पड़ेगा, आपको नवाचार करना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों नहीं करते हैं तो क्या आप मानव पूंजी कहलाएंगे? नहीं। फिर तो आप क्या हैं? सीधे श्रमिक हैं। बात समझ आ रही है? तो ह्यूमन कैपिटल का ही मतलब है जब किसी देश की जनसंख्या को, देखिए इसलिए कहते हैं, पहले एक टर्म चलता था कि किसी देश में जितनी अधिक जनसंख्या है वो क्या है? उस पे भार है,
पर जो आधुनिक अर्थशास्त्र है वो क्या कहता है कि अगर अर्थव्यवस्था को अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा कौशल दे दिया जाए तो वही क्या कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल। क्यों? क्योंकि अब वो उत्पादन की प्रक्रिया का एक सबसे प्रमुख कारक बन जाता है। अब वो उत्पादन को बढ़ाता है, वो नवाचार करता है, वो उद्यम करता है और इससे प्रोडक्शन क्या होता है, हमारा इंक्रीज करता है, यानी उत्पादन प्रक्रिया बढ़ती है। तो जो सबसे बड़ा कारण है यूरोप के, यानी वेस्टर्न यूरोप है, अमेरिका है और अफ्रीका या साउथ एशिया के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो अफ्रीका के लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उनमें जो एक फैक्टर है जो सबसे बड़ा अंतर क्रिएट करता है प्रोडक्शन में, वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। क्यों? क्योंकि साउथ एशिया और जो हमारे अफ्रीका के देश हैं वहाँ पे लोग इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए वो कैपिटल नहीं है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम है। जबकि पश्चिमी यूरोप में, अमेरिका में लोग पढ़े लिखे हैं, कौशल से युक्त हैं, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन का लेवल ज़्यादा है। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। साउथ कोरिया, देखिए छोटा सा देश है, लेकिन अगर आप उसकी कंपनियों पर नज़र डालें तो हुंडई, सैमसंग, है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी, किया, आजकल किया की गाड़ी आप चलाते होंगे, देखिए ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। एलजी, सैमसंग, हुंडई और किया, ये सब साउथ कोरिया की कंपनियां हैं। और देखिए ये क्या है, ये टेक जायंट बन चुकी हैं। ये आज देखिए हुंडई की कितनी कारें बिकती हैं और छोटा सा देश है, वो उसका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है। क्यों? उसकी इतनी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बन चुकी हैं कि जिनकी कारें हर देश इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना साउथ कोरिया की जो 96% आबादी है वो जो औपचारिक कौशल है उससे युक्त है ना, यानी उसको फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिली हुई है। बात समझ आ रही है? और हमारे भारत का देखा जाए तो हमारा औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा हमारा शायद 4 या 5% के आसपास ही होगा कि हमारे यहाँ अगर 4-5% लोग ही फॉर्मल रूप से स्किल्ड हैं, यानी जो सर्टिफाइड स्किल्ड लोग हैं वो 4-5% के आसपास हैं। और साउथ कोरिया में ये 96% है। तो इसका देखिए सबसे बड़ा अंतर देख लीजिए, भारत और साउथ कोरिया में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वाइड काम कर रही हैं उसकी, और कितना छोटा सा देश है। आबादी हमारी तुलना में तो बेहद ही कम होगी आबादी, हमारी तुलना में उसका क्षेत्रफल ही बहुत ही कम होगा, पर इंडस्ट्रियाँ कितनी ग्रो डेवलप हैं उसकी। किससे फर्क पड़ा? क्या इससे फर्क पड़ा? श्रम से, फिजिकल कैपिटल से और लैंड से? लैंड तो कम है। जापान का एग्जाम्पल देखिए, जापान के पास क्या भूमि है, जापान के पास क्या प्राकृतिक संसाधन इस तरीके से हैं? नहीं। लेकिन एक चीज क्या है, ह्यूमन कैपिटल। साउथ कोरिया, जापान, ये देश क्लियरली डिवाइड कर देते हैं कि इस एक ह्यूमन कैपिटल की वजह से उत्पादन में कितना ज्यादा अंतर पड़ सकता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा कि उत्पादन की प्रक्रिया में ह्यूमन कैपिटल कितना बड़ा फैक्टर है। ठीक है? तो देखिए मानव पूंजी की बात कर रहा है, तो मानव पूंजी का संबंध जैसे मैंने बता दिया ज्ञान और उद्यम से है। ठीक है? अब देखिए हम बारी बारी से हर आर्थिक क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। तो पालमपुर की जो सबसे पहले आर्थिक क्रिया है वो क्या है? देखिए भूमि। तो भूमि क्या है? लैंड इज फिक्स्ड। भूमि क्या है? एक स्थिर संसाधन है। कैसा संसाधन है? स्थिर। क्यों स्थिर है? अब आप बताओ। मान लिया 1 हेक्टेयर का लैंड है, तो क्या उसको आप बढ़ा सकते हो? नहीं, फिक्स है, यानी उसकी मात्रा में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यानी उसको बढ़ाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? खेती देखी। तो खेती में जो सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन क्या है? वो क्या है? भूमि है। ठीक है? अब हम हर एक आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे और उस पे डिपेंडेंट जितने फैक्टर्स हैं उनको में ध्यान रखते हुए किस तरीके से हम उत्पादन को बढ़ाएंगे, अब हम इस पे बात कर रहे हैं। तो आई होप समझ में आएगा आगे हम क्या करने वाले हैं कि अब उत्पादन को बढ़ाना कैसे है, हम इस पे चर्चा करते हैं। हमने उत्पादन के कारक देख लिए, फैक्टर देख लिए, अब उन कारकों में परिवर्तन करके उत्पादन को कैसे बढ़ाना है अब हम बारी बारी से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया? खेती देखी। उत्पादन में आपने देखा था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर थे। तो खेती किसके अंतर्गत आती है? प्राइमरी सेक्टर के। तो अब देखिए खेती के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चलिए पहले देखते हैं खेती के लिए इंपॉर्टेंट कारक कौन कौन से हैं। ठीक है? अब बताओ, जैसे मान लिया आपको खेती करनी है। खेती करने का मतलब क्या है? आपको फसल पैदा करनी है।
तो फसल पैदा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फसल कहाँ उगाओगे, किसी भूमि पे, लैंड पे। तो सबसे पहले क्या चाहिए फसल उगाने के लिए, आपको भूमि चाहिए। ठीक, अब मान लिया भूमि मिल गई, फसल को बो दिया, तो फसल को बढ़ाने के लिए आपको सिंचाई करने के लिए क्या चाहिए, जल। यानी कि जल किसका हिस्सा है, सिंचाई प्रणाली का। भूमि हो गई है आपकी, लैंड, फसल आ गई। अब फसल को क्या करना है, सींचना भी है। तो क्या होना चाहिए, आपके पास इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, यानी कि सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए आपके पास, अच्छे बीज होने चाहिए। भाई सीड चाहिए आपको, बीज। फसल कैसे उगेगी, बिना बीज के उगेगी नहीं, सीड चाहिए होगा। सीड आ गया तो आपको चाहिए उर्वरक यानी फर्टिलाइजर। क्या चाहिए आपको, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर चाहिए आपको। और क्या चाहिए आपको, पेस्टिसाइड्स चाहिए, यानी कि कीटनाशक। भाई ताकि कीड़े फसल में ना लगे, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं आपको। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, ये सब खेती के फैक्टर, यानी फैक्टर मतलब कारक। खेती किन पे डिपेंड करेगी, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब हम बारी बारी से इन हर एक चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए खेती भी क्या है, खेती में हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन। तो खेती का जो उत्पादन है वो कैसे बढ़ेगा, अगर इनमें ही हम परिवर्तन करते जाएंगे तो हमारा उत्पादन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भूमि तो फिक्स है, भूमि को बढ़ा नहीं सकते, तो भूमि के उपयोग को बढ़ा सकते हैं हम। सिंचाई सुविधाओं का विकास कर देंगे तो भी हमारी खेती बढ़िया हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से अच्छा बीज का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी यील्ड ज़्यादा होगी। फर्टिलाइजर क्या करेगा, बढ़िया खाद देंगे तो भी प्रोडक्टिव क्या करेगा, उत्पादन को यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो कह रहा है देखिए पालमपुर में जो खेती है, यानी खेती क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है हमको, किसका, खेती, एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहा है कि भूमि का जो है संसाधन क्या है, वो फिक्स है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भूमि को हमारे सरकार के द्वारा जो स्टैंडर्ड पैमाना है वो क्या है, हेक्टेयर है। ठीक है, कहाँ गया, ये हेक्टेयर है। ठीक है, भूमि को नापने का जो स्टैंडर्ड तरीका है क्या है, हेक्टेयर है। देखिए हेक्टेयर क्या होता है 100 बाई 100 मीटर। मान लीजिए अगर कोई खेत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी 100 मीटर का आप एक स्क्वायर ले लीजिए। तो इन लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, तो स्क्वायर है तो कोई एक साइड का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 100 गुणे 100 मीटर स्क्वायर यानी कि 10,000। तो 10,000 वर्ग मीटर का जो क्षेत्रफल होता है उसे कहते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ था जानने वाला। हाँ देखिए 1 हेक्टेयर क्या है, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या कहलाता है, 1 हेक्टेयर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब उत्पादन बढ़ाने के जो उपाय हैं, तो अगर देखिए लैंड फिक्स है, लैंड को तो हम बढ़ा सकते नहीं हैं, तो हम लैंड के उपयोग को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिया कि पहले हम सिर्फ एक बार खेती कर रहे थे। मान लिया जैसे आपको पता होगा कि जो फसल है उनकी ऋतुएं हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो होता है वो सीजन होता है क्रॉप में। जैसे खेती में अगर भारत की बात की जाए तो मुख्यतः हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं फसल ऋतुओं को। एक होती है खरीफ की फसल, फिर एक होती है रबी की फसल और एक होती है जायद की फसल। और ये तीनों अलग अलग महीना इसके हिसाब से डिवाइड है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले मान लिया एक ही फसल उगा रहे थे, मान लिया कि पहले सिर्फ खरीफ उगा रहे थे तो हमारा उत्पादन कम था। अब हमने क्या किया, पूरे वर्ष खरीफ भी उगाया, रबी भी उगाया और जायद भी उगाया, तो हमारा उत्पादन क्या होगा, इससे बढ़ गया। भाई पहले सिर्फ एक फसल उगा रहे थे 3-4 महीने के लिए, अब हमने पूरे वर्ष उगाया तो उत्पादन बढ़ा ना। क्यों, क्योंकि भूमि हमारी फिक्स थी, भूमि में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो भूमि के उपयोग में परिवर्तन किया। पहले एक बार उगा रहे थे, अब एक ही वर्ष में 3 बार उगा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। क्या देखिए खरीफ क्या है, इसको वर्षा ऋतु कहते हैं यानी रेनी सीजन है। इसका सोइंग टाइम क्या है, यानी बुआई का समय जून से जुलाई के मध्य फसल को बोया जाता है।
हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई का समय क्या है, सितंबर और अक्टूबर के बीच में, ठीक है। तो इनमें जो मेजर क्रॉप्स हैं, प्रमुख फसल है, जैसे देखिए धान सबसे प्रमुख फसल है। अच्छा देखिए धान क्यों है, वो खरीफ फसल क्यों है, क्योंकि देखिए खरीफ वर्ष जो होता है, जो ये सीजन होता है खरीफ, ये हमारे वर्षा ऋतु के टाइम पे आता है। आपको पता होगा जो हमारा भारत है उसकी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, और मानसूनी जलवायु में क्या होता है, भारत का मैक्सिमम वर्षा यानी कि जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो इन्हीं 2-3 महीनों के बीच में हो जाता है, ठीक है। आपको पता होगी ये बात कि जो हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून है और जो उत्तर पूर्वी मानसून है, यानी साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी जो लौटता हुआ मानसून है वो क्या है, नॉर्थ ईस्ट, और जो मानसून आता है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसके द्वारा जो भारत में है वो मेजॉरिटी बारिश हो जाती है। तो भारत में जो मेजॉरिटी बारिश है वो इसी समय होती है। और क्योंकि धान को जो है वो लगभग जो हमारा वार्षिक वर्षा है ना, एनुअल रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल वो लगभग 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो इतनी बारिश क्या है भारत में सिर्फ इसी समय होती है। तो इसलिए जो धान है वो विशेषकर उत्तर भारत में या जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उसमें इतना पानी कब मिलेगा, इसी सीजन में मिलेगा। और टेम्परेचर लगभग धान को कितना चाहिए होता है, लगभग वही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसको एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हमारे वर्षा ऋतु में एवरेज टेम्परेचर भी इतना होता है, एवरेज वर्षा भी इतनी होती है, इसीलिए धान क्या है, खरीफ फसल है। बात समझ आ गई। लेकिन अगर हम बाकी दक्षिण भारत की बात की जाए या पश्चिम बंगाल, तो वहाँ वर्ष के 3 बार धान उगाते हैं। क्यों, क्योंकि सिंचाई की सुविधाएं मान लिया आसपास उपलब्ध हैं, कोस्टल एरिया है, तो वहाँ जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग हर समय 25 डिग्री के आसपास ही बना रहता है। तो वहाँ धान आप तीनों सीजन उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्पादन बढ़ाने का पहला तरीका कि हमने जो भूमि है उसका इस्तेमाल पूरे वर्ष किया। खरीफ की फसल भी उगाई। खरीफ फसल कब उगाते हैं, बुआई का समय जून जुलाई है। और देखिए पीसीएस में, खासकर स्टेट पीसीएस में ये बहुत पूछता है कि कौन सी फसल खरीफ की फसल है, कौन सी फसल राबी की है, कौन सी जायद की है। स्पेशली खरीफ और राबी तो बहुत पूछते हैं। तो ये आपका टास्क है कि खरीफ और रबी की फसल आपको याद होनी चाहिए। तो धान क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया धान, आप बाकी फसल के बारे में जाइएगा और देखिएगा कि किस फसल के लिए कितना वर्षा की आवश्यकता है, किस फसल को पैदा होने के लिए एवरेज टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। वही है राबी, शीत ऋतु है, ठंडक के समय। देखिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर, कटाई का समय मार्च अप्रैल। और प्रमुख फसल में देखिए गेहूं, जौ, चना, सरसों, है ना, वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, पीस। तो ये सब क्या है, ये सब जो है राबी की फसल है, ठीक है। देखिए भाई गेहूं को लगभग एवरेज रेनफॉल चाहिए होता है 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअली, ठीक है। 50 से 75 सेंटीमीटर इसको चाहिए होता है। इसी में ही क्या है, आपका गेहूं पैदा हो जाएगा, ठीक है। और लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज, वो अलग अलग वेरी करता है थोड़ा, पर एक रेंज ले लीजिए इतना। कटाई के समय थोड़ा और बढ़ जाता है टेम्परेचर। तो ये शीत ऋतु में ये परफेक्ट कंडीशन मिलती है, इसीलिए गेहूं को क्या कहते हैं, शीत ऋतु में बोते हैं, ठीक है। अगला क्या है, जायद यानी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। इसके बीच जो समय बचता है ना, जायद और खरीफ और रबी के बीच में, तो उसमें क्या उगा देते हैं हम, जायद। यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या उगाते हैं, मार्च से जून के बीच में हम जायद फसल। जायद में मुख्यतः क्या आता है, तरबूज, खरबूजा और सब्जियां, ठीक है। जैसे खीरा, देखिए आपको गर्मी के समय खीरा खूब मिलता है, तरबूज खूब मिलता है। क्यों, क्योंकि उसी समय इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप एक चीज़ देख लिया आपने कि भाई हम जो उत्पादन बढ़ा रहे थे, हम खेती का उत्पादन कैसे बढ़ा रहे थे, लैंड फिक्स था तो हमने लैंड के यूज़ को बढ़ा दिया, है ना। यानी कि तीनों फसलों जो सीजन थे उसमें हमने खेती की, खरीफ में भी किया, रबी में भी किया और जायद में भी किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या है बढ़ाने का तरीका, जैसे हमने कहा था इरिगेशन, सिंचाई सुविधा। अब बताओ सिंचाई सुविधा अगर नहीं रहेगी तो आपको पानी के लिए, जल की उपलब्धता के लिए वर्षा पर निर्भर रहना पड़ेगा। पर जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं डेवलप हो गई वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, पूरे साल हो रहा है ना। अब वो सिर्फ जल के लिए क्या है, मानसून पर निर्भर नहीं है। तो सिंचाई का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वर्षा पे निर्भरता खत्म हो जाती है, क्योंकि पौधों को
बढ़ने के लिए, उत्पादन के लिए जल चाहिए होगा। और जल के दो तरीके हैं, या तो आप कृत्रिम साधनों से जल उपलब्ध करा दो, या आप वर्षा पे डिपेंड रहो। तो वर्षा पे डिपेंड रहोगे तो अनिश्चितता है, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई, बारिश हुई तो प्रोडक्शन होगा, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब। लेकिन अगर आपके पास इरिगेशन सिस्टम अच्छा डेवलप है तो आप क्या करेंगे, जब आपकी इच्छा होगी आप फसल की मांग के अनुसार सिंचाई करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अनिश्चितता क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो सिंचाई सुविधा भी क्या कर रहा है कि पालमपुर में देखिए पूरे वर्ष खेती करते हैं। अगर सिंचाई सुविधा डेवलप नहीं होगी तो आप कब खेती कर पाएंगे, सिर्फ मानसून सीजन में ही खेती कर पाएंगे, जब बारिश का सीजन होता है। जब बारिश का सीजन नहीं होता है तो आप खेती नहीं कर पाएंगे। लेकिन पालमपुर में पूरे वर्ष खेती होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ सिंचाई सुविधाएं विकसित हैं। कैसे होती है सिंचाई, देखिए बिजली से चलने वाले नलकूप। नलकूप क्या होता है, ट्यूबवेल्स को कहते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल्स क्या होता है, जमीन में आपने बोर कर दिया, एक पंप लगा दिया, और वो पंप किससे चल रहा है, बिजली से, यानी इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी से वो पंप क्या कर रहा है, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और पानी की सप्लाई कर रहा है। दूसरा तरीका नहर सिंचाई भी होती है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उनका निर्माण क्यों किया गया, जब हरित क्रांति के दौरान धान और गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाना था तो सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, और उनमें सबसे तवज्जो किनको दी गई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि पहले जब नलकूप वगैरह या बिजली का उत्पादन नहीं होता था, सुविधाएं नहीं थी, तो किसान किससे सिंचाई करते थे, ऐसे कुएं बनते थे, और एक रहट प्रणाली है। ठीक है, क्या है रहट प्रणाली, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में पर्शियन व्हील्स। देखिए ये यूपीएससी 2016-17 का क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूपीएससी 2000 आई थिंक 17 या 16 में चेक कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसी को बिल्कुल स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा था। तो देखिए रहट क्या होता है, ये ऐसे मटके लगे होते हैं, जो बड़ा सा लार्ज व्हील होता है, ये पहिया जाता है नीचे तो इस मटकों में पानी भरता है, और जब मटके वापस ऊपर आते हैं तो देखिए यहाँ पानी निकल जाता है और खेतों में चला जाता है, और ये पहिया घुमाने के लिए बैलों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रहट प्रणाली क्या है, प्राचीन टाइम से जो हमारे भारत में जो सिंचाई के लिए जो प्रणाली यूज होती थी उसी को कहते हैं रहट प्रणाली या पर्शियन वेल्स। ठीक है, तो सिंचाई की सुविधा डेवलप है कहाँ पे, पालमपुर में, तो इसीलिए पूरे वर्ष खेती हो पाती है। ठीक है, अब देखिए भारत में क्या है, मैदानी क्षेत्रों, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए कोस्टल एरियाज में, तटीय क्षेत्रों में, है ना, सिंचाई की अच्छी सुविधा है, पर जो पठारी भाग है दक्षिण के, है ना, उनमें सिंचाई की सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं अच्छी है, क्यों इतनी अच्छी नहीं उपलब्ध है, क्योंकि पठारी क्षेत्र हैं, वहाँ ड्रिल करना इतना आसान नहीं होता, वहाँ पे भूजल निष्कर्षण इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वहाँ सिंचाई की सुविधाएं उतनी अच्छी डेवलप नहीं है। कहाँ पे, जो पठारी भाग है दक्षिण के। ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे भाई सिंचाई सुविधा डेवलप नहीं होगी, वहाँ पे वर्षा पे ही निर्भर करेगी आपकी कृषि। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी की बात हम कर रहे थे, फसल प्रणाली, क्रॉपिंग पैटर्न। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक वर्ष में अगर किसी निश्चित भूमि पर केवल एक ही फसल पैदा होती है तो वो कहलाता है मोनोक्रॉपिंग, यानी एकल फसल प्रणाली। अब मान लिया आपने एक वर्ष में किसी भूमि पर सिर्फ गेहूं उगाया, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप गेहूं उगा रहे हो, पर अगर उसी के साथ साथ आपने गेहूं उगाया, फिर आपने धान उगा दिया, फिर आपने दलहन उगा दिया, फिर आपने सब्जियां उगा दी, तो आप क्या कर रहे हो, आप वैरायटी भी बढ़ा रहे हो और पूरे वर्ष जो है विभिन्न फसलों का उत्पादन कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब आप वैरायटी बढ़ाओगे तो उत्पादन क्या होगा, बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी बहुविध फसल प्रणाली। तो आई होप आपको फसल प्रणाली का मतलब समझ आया होगा, और कितने प्रकार, किस प्रकार में क्या होता है, यानी मोनो में क्या होता है, मोनो यानी मतलब सिंगल, एकल, एकल में एक फसल उगाई जाएगी, और बहुविध यानी कि मल्टीपल, मल्टीपल में कई सारी फसलें उगाई जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यील्ड क्या है कि भाई देखिए, उपज को भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। ठीक है, वही चीज़ है कि भाई कोई भूमि का टुकड़ा है,
एक मौसम में जितनी फसल पैदा हुई वही क्या कहलाता है, ईल्ड कहलाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक खेत है भाई, यहाँ इसकी ईल्ड जो हम धान की है ये वैरायटी है, इसकी ईल्ड ज़्यादा अच्छी। ईल्ड का मतलब कि उसकी पैदावार ज़्यादा है, ठीक है। एरिया वही है, मान लिया सेम एरिया है, अब उसी एरिया में अच्छी बीज है तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, और थोड़ा सा निम्न गुणवत्ता का बीज है, लो क्वालिटी का है, तो उसकी ईल्ड यानी उसकी पैदावार कम होगी। यानी सेम ही क्षेत्र में अगर पैदावार ज़्यादा तो ईल्ड ज़्यादा, पैदावार कम तो ईल्ड कम, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, एक टर्म है परंपरागत कृषि यानी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, वही परंपरागत बीजों का प्रयोग जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। वहाँ पे फर्टिलाइजर यानी कि खाद के रूप में गाय के गोबर का यूज़ करते हैं, या अन्य प्राकृतिक खाद जैसे हरी घास का यूज़ करते हैं, है ना। मशीनों का अभाव होता है और सीमित सिंचाई सुविधा है। जैसे रहट प्रणाली क्या है, वो ट्रेडिशनल प्रणाली है, पर ट्यूबवेल क्या है, वो आधुनिक प्रणाली है, ठीक है। और गाय का गोबर क्या है, ये ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। पर जो आपका आजकल यूरिया आ गया है ये क्या है, आधुनिक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। तो ये आपको होप समझ आ गया टर्म। अब देखिए आधुनिक कृषि का प्रयोग। अब हमने देखिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देखा, खेती बढ़ाने के लिए भूमि फिक्स थी तो भूमि का उपयोग बढ़ा दिया, उसके बाद सिंचाई सुविधाएं विकास कर ली। अब देखिए हमने उसमें दिखाया था कि भाई प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर अच्छा बीज होगा तो उत्पादन भी अच्छा होगा, उसका यील्ड अच्छा होगा। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जब हम आज़ाद हुए तो हमारे पास बहुत ज़्यादा खाने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। तो हमने एक प्लान बनाया कि हमको खाद्यान्न के मामले में जो होना है वो इंडिपेंडेंट होना है नहीं, यानी कि खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी हासिल करनी है। फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब कोई देश अपनी पूरी आबादी को पूरे वर्ष खाद्यान्न उपलब्ध करा सकता है, अपने खुद पे निर्भर रहकर, किसी से मंगा कर नहीं। क्योंकि मान लिया आपके यहाँ खाद्यान्न कम पड़ गया और आप खाद्यान्न पैदा नहीं करते हैं, तो क्या आपको कोई देश ने खाद्यान्न नहीं दिया तो क्या आप अपने देश की आबादी का पेट भर पाएंगे? नहीं। तो फूड सिक्योरिटी ये नहीं है। फूड सिक्योरिटी मतलब आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद से ही सारा फसल इतना पैदा कर दे रहे हैं कि आपकी पूरी आबादी के लिए वो पर्याप्त है। तो ऐसा करने के लिए आज़ादी के बाद हरित क्रांति एक प्रोग्राम लाया गया। 1960 के दशक में के अंत में हरित क्रांति एक वो कार्यक्रम चलाया गया जिसमें गेहूं और चावल के जो है उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया। किसके लिए? जिसको बोला गया हाई यील्ड वैरायटी, HYV, ठीक है, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। इनका क्या था, ये से इनका जो है उत्पादन या उत्पादकता जो थी इन बीजों की ज़्यादा थी। मान लिया पहले एक पौधे से, धान के एक पौधे से अगर 1 ग्राम चावल मिल रहा है या 2 ग्राम चावल मिल रहा है, तो इन बीजों से उसी एक पौधे से 5 ग्राम या 10 ग्राम चावल भी मिलने लगे। यानी कि उत्पादकता इन बीजों की क्या थी, ज़्यादा थी। एक ही पौधे से इनमें अधिक चावल उगता था, अधिक गेहूं उगता था, और जो परंपरागत हमारे पास पौधे थे धान के या गेहूं के बीज थे, उनमें उसी से एक पौधे से कम गेहूं या कम धान प्राप्त होता था, ठीक है। तो ये 1960 के अंत के दशक में हरित क्रांति लाई गई और हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का इस्तेमाल किया गया। इन बीजों के इस्तेमाल से क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ गई। लेकिन इन बीजों की शर्त थी कि इन बीजों को जो है रासायनिक खाद चाहिए था, इरिगेशन यानी कि सिंचाई की सुविधा चाहिए होती थी, इनको पेस्टिसाइड्स चाहिए होता था। इसीलिए इन जब हम हरित क्रांति हमने शुरू किया और हमने हाई यील्ड सीड्स को मंगाया, उनका उत्पादन शुरू किया, तो हमने सिंचाई के लिए बड़े बड़े मल्टी रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए। जैसे भाखड़ा नंगल डैम आप जान सकते हैं, उससे क्या हुआ, उससे नहर निकाली गई, इंदिरा नहर आपको मालूम होगा, जो हरिके बैराज के आसपास से निकाली गई है ना, ठीक है। जो आई थिंक ब्यास और सतलुज जहाँ मिलती है वहीं से वो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, और उसी नहर के कारण जो राजस्थान का रेगिस्तानी भाग है यानी जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ भी खेती संभव हो पाई है। तो इन बीजों की शर्त थी कि अच्छी सिंचाई सुविधाएं हो, अच्छा उर्वरक हो, अच्छा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक हो। तो इसी के लिए जो है हमने नहर प्रणाली का विकास किया ताकि जो हमारा उत्पादन था वो बढ़ सके और हम खाद्य सुरक्षा हासिल कर सके। और ये एक बेहद ही सफल कार्यक्रम था हमारा हरित क्रांति। हमने इतना उत्पादन कर दिया कि हम जो है खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब अब हमको खाद्यान्न की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं रहना था, किसी अन्य देश से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। बात समझ आ गई आपको?
आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए जैसे एक एग्जांपल दे रहा है कि भाई परंपरागत बीज से अगर प्रति हेक्टेयर 1300 किलोग्राम का उत्पादन हो रहा है, तो जो हाई यील्ड वैरायटी के बीज थे उनसे प्रति हेक्टेयर 3200 किलोग्राम का उत्पादन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा अंतर आ गया। तो हाई यील्ड वैरायटीज़ के जो बीज थे, इन्होंने उत्पादन को बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन कर दिया, है ना, फर्श से अर्थ पे पहुंचा दिया उत्पादन को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले कृषि के उत्पादन को यानी खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने पहले क्या किया, हमने भूमि का प्रयोग बढ़ा दिया, हमने सिंचाई की सुविधाएं डेवलप कर ली, हमने बीजों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों से रिप्लेस कर दिया, परंपरागत बीजों को। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हरित क्रांति कितनी सफल हुई। क्यों? क्योंकि हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का इस्तेमाल किया गया था। अब जैसे देखिए, हरित क्रांति मुख्यतः जो फोकस थी, बेस थी, वो गेहूं और धान के उत्पादन पर ही फोकस थी, है ना, केंद्रित थी। इसीलिए गेहूं और धान का उत्पादन ही सबसे ज़्यादा बढ़ा, बाकी फसलों पर केंद्रित नहीं थी, तो बाकी फसलों के उत्पादन में इतनी वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसके माध्यम से देखिए कंपैरिजन किया है कि देखिए 1965-66 में जब हरित क्रांति शुरू जस्ट हुई थी, यानी आरंभिक हरित क्रांति से पहले का समय, यहाँ पे दाल और गेहूं, है ना, पल्सेस यानी दलहन और गेहूं का देखिए प्रोडक्शन क्या है, बराबर है। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति शुरू हुई 1960 के आखिरी के दशक में, तो आप यहाँ देखिए 2023-24 में या उसके बाद ही आप देख लीजिए, देखिए 70-71 में ये 12, तो ये जस्ट डबल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 80-81 में ये 11 टन था, मिलियन टन था, तो ये 36 हो गया। और ये आंकड़ा देखिए जैसे जैसे हरित क्रांति सफल होती जा रही है, ये आंकड़ा देखिए कितनी तेजी से बढ़ते चला जा रहा है। देखिए यहाँ 11 टन से 36 टन, यहाँ 14 मिलियन टन से यहाँ 55 मिलियन टन, और आज का अगर हम देखा जाए तो देखिए ये 24.5 का डेटा दिया हुआ है मिलियन टन का 2023-24 में। जबकि इसी समय आप गेहूं का देखिए उत्पादन कितना हो रहा है, 113 मिलियन टन। आप देख रहे हैं हरित क्रांति का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ा गेहूं के उत्पादन पे। तो ये यहाँ से आपको चार्ट से आई थिंक क्लियर होगा कि हरित क्रांति किस तरीके से बम्पर तरीके से सफल हुई भारत में। ठीक है, लेकिन हरित क्रांति सफल किन दो फसलों पर ही मुख्यतः, गेहूं और चावल पे। आगे देखते हैं आप कि देखिए अब हम जो आधुनिक कृषि कर रहे हैं, यानी हम जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हैं हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी को जहाँ ये उपलब्ध है वहाँ हम अति जल का प्रयोग कर रहे हैं सिंचाई के लिए। तो क्या ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल हैं? देखिए सस्टेनेबल का मतलब होता है सततता का, कि संसाधनों का ऐसा अनुकूलतम इस्तेमाल किया जाए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन क्या हो, उपलब्ध हो। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि रिसोर्सेस का ऐसा यूज किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपलब्ध हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई देखिए जो हमने अभी तक किया है, क्या उससे वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, क्या वो संधारणीय कृषि है? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि जो एक्सेस हमने क्या यूज़ किया, उर्वरक का, फर्टिलाइजर का, तो उससे क्या हुई, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, जो नलकूपों से हम अत्यधिक जल का निष्कर्षण किए, हाँ, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन हुआ, उससे क्या हो, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर में कमी आनी शुरू हो गई, यानी कि भूजल स्तर में कमी आई। उसी तरीके से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, ये क्या, ये सॉइल में घुलते थे, पर ये बहुत लंबे टाइम तक सॉइल इनको रोक के नहीं रख सकती थी, तो ये जल के साथ घुल के क्या हुए, निचली परत में चले गए, यानी भूजल में जाके मिल गए। तो वो क्या किया, भूजल को प्रदूषित कर दिया, है ना। तो वो क्या हुआ, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो गया, भूजल प्रदूषण हो गया। किससे? इन रासायनिक उर्वरकों से। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देर तक मिट्टी यानी मृदा इनको धारण नहीं कर सकती थी, तो ये जल के साथ घुल के जो वर्षा हुई तो उसमें घुले और नीचे के सतहों में चले गए, और नीचे के सतहों में जाके ये ग्राउंड वाटर यानी भूजल से मिल गए और उनको प्रदूषित कर दिया, पॉल्यूट कर दिया। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि
हरित क्रांति सबसे ज़्यादा पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में सफल हुई। आपने पढ़ा या हम आगे पढ़ेंगे भी अगले चैप्टर में हरित क्रांति। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि पंजाब हरियाणा में इतना एक्सेस एग्रीकल्चर का यूज़ हुआ है, सॉरी फर्टिलाइज़र का, कि जिससे वहाँ का ग्राउंड वाटर बहुत पॉल्यूट हो गया। और यही कारण है कि पंजाब में कैंसर मरीजों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट हो गया और ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो बॉडी में जाके ये कैंसरस सेल का या ट्रिगर कर देते हैं, यानी कि कैंसर कोशिकाओं के बढ़ने में ये सहायक होते हैं। तो ये ज़्यादा हानिकारक हैं। और कैसे हुआ? एक्सेस का यूज़ हुआ, उतना यूटिलाइज तो हुआ नहीं पौधों द्वारा, तो जो अतिरिक्त खाद, वो रासायनिक खाद थी, वो जल के साथ घुल के भूजल में चला गया। और वही जब ग्राउंड वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया अपने घरों में पानी पीने के लिए, तो विभिन्न बीमारियाँ सामने आई। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन क्या है भाई? लिमिटेड होते हैं, हम इनको बना तो सकते नहीं हैं, है ना भाई। अब जितनी मात्रा में सपोज करो जो हमारा सॉइल अवेलेबल है वही अवेलेबल है, हम मिट्टी तो बना सकते नहीं हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल क्या करना चाहिए? बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि जो हमने पहले पढ़ा था कि सामाजिक आर्थिक विकास तो है क्या वहाँ पे पालमपुर में, क्या पर वो विकास क्या वो है? समतामूलक है क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का? नहीं। तो वहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए भूमि का असमान वितरण है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि भाई 450 परिवारों के पास 1/3 के पास भूमि नहीं है। यानी कि जो 450 परिवार हैं उसमें 1/3 1/3 के पास कोई लैंड नहीं है। ठीक है, जिनमें से अधिकतर क्या हैं? दलित हैं। तो ये दिखाता है कि जो हमारी हायरार्की है सोसाइटी की, उसमें जो अपर क्लास है उसके पास संसाधनों का संकेंद्रण है ना। यानी कि जो रिसोर्सेज है वो वहाँ पे कंज्यूम ज़्यादा हो रहे हैं बजाय कि निचले तबके के जो लोग हैं, जो निचली तबके पे आते हैं समाज में। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की भूमि है। ठीक है, और मझोले और जो बड़े किसान हैं के 60 परिवार हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली भूमि पर खेती करते हैं। और कुछ बड़े किसान जो हैं वो 10 हेक्टेयर से बड़ी भूमि पर खेती करते हैं। तो देखिए जो हमारी लैंड होल्डिंग है उसको साइंटिफिकली जो है अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग्स है, यानी ऐसी कृषि भूमि जिनका आकार 2 हेक्टेयर से कम है ना, उनको कहते हैं सीमांत और लघु जोत, यानी स्मॉल एंड मार्जिनल। जो इस पे खेती करते हैं उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कहते हैं, या स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि ऐसी भूमि जिसका क्षेत्रफल जो है वो 2 हेक्टेयर से कम है। अगर 1 हेक्टेयर से कम है तो उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल। और स्मॉल क्या होता है? 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, यानी इनके पास जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम है। अब भूमि कम है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन भी इनका कम होगा। जिसके पास ज़्यादा भूमि है उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब है कि जो रिसोर्सेज है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। क्योंकि जो बड़े किसान हैं उनके पास भूमि ज़्यादा है और जो दलित हैं, छोटे हैं, उनके पास भूमि कम है। और 240 परिवार यानी कि 450 परिवारों में से 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ठीक है, तो देखिए यही है, यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे लिख दी गई है आपके लिए। देखिए जो सीमांत या मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, या सीमांत या मार्जिनल जो लैंड है साइज है वो कितना होगा? 1 हेक्टेयर से कम है। यानी 1 हेक्टेयर से कम की कृषि भूमि पे जो किसान खेती करते हैं उनको कहते हैं मार्जिनल। और जो 1 हेक्टेयर से अधिक पर 2 हेक्टेयर से कम साइज है उसको बोलते हैं स्मॉल होल्डिंग। और इस पे जो खेती करते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स। और जो सेमी मीडियम है इस तरीके से 2 से 4 हेक्टेयर है, मीडियम 4 से 10 हेक्टेयर है, और लार्ज है जो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है। यानी 10 हेक्टेयर से अधिक बड़ी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को हम क्या कहते हैं? लार्ज फार्मर्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये भूमि का वितरण दिखाया है भारत में कि देखिए सीमांत और जो छोटे किसान हैं वो 55% जो हमारी भूमि है ना, कृषकों की संख्या 55% जो है वो हमारे क्या है? 2 हेक्टेयर से कम में करते हैं। और 15% देखिए जो 15% किसान हैं यानी मझोले यानी कि मीडियम और बड़े, वो लगभग 44% की भूमि पर खेती करते हैं, है ना। यानी कि जिस भूमि पर खेती होती है 55% भूमि पर जो है वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स करते हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है।
और जो मीडियम और सेमी मीडियम और लार्ज फार्मर्स है, यानी मझोले और जो बड़े कृषक हैं, वो जो है वो लगभग कितने पे करते हैं, देखिए यहाँ 44%। और देखिए जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी संख्या कितनी है, लगभग 85%, यानी 85% लोग 55% भूमि पर खेती करते हैं, और 15% लोग, यानी जो 15% बड़े किसान हैं, वो 44% भूमि पर खेती करते हैं। आप देख रहे हैं संसाधनों का कितना असमान वितरण है हमारे देश में। ठीक है, तो यहाँ से आप ये डेटा देख सकते हैं क्यों हमारे यहाँ कृषि इतनी उन्नत नहीं है, क्यों हमारे यहाँ कृषि का उत्पादन इतना अच्छा नहीं है। अगर हम प्रति हेक्टेयर की बात करें तो हमारा ऐसे तो खाद्यान्न उत्पादन बहुत ज़्यादा है, पर क्योंकि हमारे पास कल्टीवेटेड एरिया, यानी जितने एरिया पे खेती होती है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है। पर अगर हम यील्ड की बात करें, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें, तो हम कई सारे देशों से इसमें पीछे हैं। ठीक है, हमारा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि भाई जब 85% लोग 55% की भूमि पर खेती करेंगे और 15% लोग 44% की भूमि पर खेती करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि खेत जितना छोटा होगा प्रोडक्शन उतना कम होगा। बात समझ आ रही है आपको? तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है इस ग्राफ के माध्यम से। अब देखिए श्रम का प्रबंधन भी हम करते हैं। तो देखिए हमने अभी तक देखा कि लैंड को हमने कैसे यूज़ किया, अब हम देखते हैं लेबर का। तो आप जानते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो खुद ही अपने भूमि पर खेती करते हैं, और जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनका लैंड एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वो खुद ही अपने पे खेती नहीं करते हैं, वो मशीनों का यूज़ करते हैं या मजदूरों को बुलाते हैं और वो मजदूरी लेते हैं और उन बड़े कृषकों की भूमि पर खेती करते हैं। यही बात यहाँ लिखी गई है। और जो मजदूरी है वो उनको नगद भी मिल सकती है उन श्रमिकों को, या उनको अनाज के माध्यम या किसी वस्तु के माध्यम में भी उनको मजदूरी दी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि भाई जो छोटे किसान हैं वो गरीब हैं, बड़े किसान अमीर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है छोटे किसान हैं उनका उत्पादन कम होगा, तो उत्पादन कम होगा तो उनकी आय भी कम होगी। उदाहरण के तौर पे अगर 1 हेक्टेयर से, उदाहरण है मान लिया कि एक किसान है, वो अगर 1 हेक्टेयर के पास भूमि है उसके पास, है ना, और आपने जाना कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो लगभग कितने हैं देश में, 85%, यानी 85% किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि 2 हेक्टेयर से कम है ना, और 15% किसान ऐसे हैं जिनके पास मतलब बहुत बड़े हैं। ठीक है, यानी कि मीडियम हैं और लार्ज है। तो अब देखिए अगर मान लिया 1 हेक्टेयर से एक किसान उगाता है, मान लिया 100 किलो उगाता है, 100 किलो गेहूं उगाता है। ठीक है, एक हेक्टेयर से, और एक वही आदमी है जो 10 हेक्टेयर से कितना उगा रहा है, डबल कर लीजिए, 1000 किलो उगा रहा है, कितने से, 10 हेक्टेयर से। तो ऑब्वियस सी बात है अब 1 हेक्टेयर वाला 100 किलो है, तो मान लिया उसका परिवार है 2-4 लोगों का, तो वो पूरे वर्ष सिर्फ अपने लिए ही उत्पादन कर पाएगा, यानी बेच नहीं पाएगा। अब मान लिया उसके परिवार को आवश्यकता है 10 किलो राशन, 100 किलो राशन की, और वो 100 किलो ही उत्पादन कर पा रहा है, तो क्या वो अपनी फसल बेच पाएगा? नहीं। और वहीं पे दूसरा है किसान, बड़ा किसान है, वो 1000 किलो उगा रहा है, तो मान लिया आवश्यकता तो लगभग सबको बराबर ही होगी, क्योंकि अगर एक एवरेज फैमिली का साइज ले ले 4 लोग का, तो आई थिंक 100 किलो राशन में, 100 किलो गेहूं में उसका पूरा साल निकल जाएगा। और अगर बड़ा किसान है उसकी भी फैमिली मान लिया इतना ही है, तो बताओ 100 किलो निकालने के बाद जो 900 किलो का गेहूं है वो क्या करेगा, ये बड़ा किसान बेचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जो खेती में जो आय है वो बड़े किसानों की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन है, यानी अधिशेष उत्पादन है, और ये जो छोटे किसान हैं इनके पास अधिशेष यानी सरप्लस नहीं है, ये सिर्फ जीविका निर्वहन खेती करते हैं, मतलब इतना उत्पादन करते हैं जिनसे अपनी ज़रूरतें ही पूरी कर पाए, और कभी कभी तो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि जो पूंजी है वो बड़े किसानों के पास है। क्यों? क्योंकि वो अपनी फसल को बेचते हैं, सरप्लस फसल को बेचते हैं और उससे आय प्राप्त करते हैं। ठीक है,
तो वही है, अधिशेष फसल की बिक्री करते हैं और उस फसल से जो प्राप्त धन है उससे क्या करते हैं, फिर से इनपुट लग करते हैं, यानी कृषि आगतों को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे बड़ा किसान है, उसकी अतिरिक्त आय हुई तो वो ट्रैक्टर खरीदेगा, वो हार्वेस्टर खरीदेगा, तो इससे क्या है, उसका प्रोडक्शन फिर से इंक्रीज करेगा और पैसा बचेगा वो दूसरों को ब्याज पे देता है। और ब्याज कौन लेता है, ये छोटे किसान लेते हैं, है ना। ये ब्याज लेके तो किसी खेती करते हैं, इनका प्रोडक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं है कि ब्याज को दोबारा चुका पाएँ, तो जो कर्ज लेते हैं वो उसके ब्याज को चुका नहीं पाते हैं या कर्ज को पूरी तरीके से चुका नहीं पाते हैं, तो अगली बार उस कर्ज को चुकाने के लिए फिर कर्ज लेते हैं। और क्या होता है, ऐसे कर्ज का जो चक्र है ना, वो जो डेट साइकिल है वो चलते चला जाता है और गरीब किसान और गरीब होता जाता है और अमीर किसान और अमीर होता जाता है। बात समझ आ गई आपको? तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है स्लाइड में, ठीक है। अब देखिए, पालमपुर में हमने खेती पढ़ लिया कि कृषि कार्य होते थे और कृषि कार्य को यानी कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमने सारे कारकों पे बारी बारी से विचार किया। हमने भूमि के उपयोग को बढ़ाया, हमने सिंचाई सुविधाओं का विकास किया, हमने अच्छी बीजों का इस्तेमाल किया, हमने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया, है ना, हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। तो ये सब करके हमने खेती को यानी कि कृषि उत्पादन को बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, गैर कृषि कार्य में देखो, डेयरी उद्योग भी होता है, वहाँ पे हल्के स्तर पे होता है, छोटे स्तर पे होता है, और लघु स्तरीय विनिर्माण, जैसे गन्ने से गुड़ भी बनता है वहाँ पे। तो यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है और टर्शरी एक्टिविटीज़ भी होती है। तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होगी, वो गैर कृषि होगी, और प्राइमरी एक्टिविटी क्या होगी, वो कृषि गतिविधि होगी, ठीक है। तो देखिए, दुकानदार है, वो क्या है, ये टर्शरी सेक्टर में आएगा, क्योंकि दुकानदार क्या कर रहा है, एक तरीके से व्यापार कर रहा है, थोक से वस्तुएं लाता है और गांव में बेच देता है। तो ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, टर्शरी। यहाँ पे ही बता रहा है कि गैर कृषि जो एक्टिविटीज़ है वो भी पालमपुर गांव में होती है। परिवहन होता है, यानी बसों का संचालन होता है, रिक्शा, तांगा, जीप, ट्रक, इन सबों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों का परिवहन होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गैर कृषि गतिविधि में व्यापार भी है, परिवहन भी है, ठीक है, सारी गतिविधियां हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पहला चैप्टर समझ आया होगा। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।